नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र में राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और इस चर्चा में जिस तरह से विपक्ष सरकार को घेर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि इसका जवाब किस तरह से दिया जाए। कल राहुल गांधी को आपने देखा था, राहुल गांधी ने अपना एक लंबा-चौड़ा भाषण दिया और उस भाषण में एक तरह से उन्होंने सरकार को किस तरह से चलाया जाए उसके लिए एक तरह का विजन उन्होंने देश के लिए पेश किया कि कैसे फ्यूचर के लिए तैयार रहना चाहिए और कैसे पिछली सरकारें फ्यूचर के लिए तैयार रही। उनका की बात वो टेक्नोलॉजी के हवाले से कर रहे थे और आज अखिलेश यादव ने जमकर सरकार को घेरा है। कुंभ से लेकर चीन का मामला हो, चाहे और दूसरे दीगर मामले हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, उत्तर प्रदेश की कई समस्याएं हो, देश की कई समस्याएं हो, सब पर सरकार को घेरा। लेकिन इस सब के बीच अखिलेश यादव कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी ने जो बातें कल कही थी उस पर एक तरह से उनके साथ रजामंदी दिखाते हुए नजर आए। चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे चीन का मामला हो कि चीन हमारी जमीन ही नहीं ले रहा बल्कि हमसे रोजगार छीन रहा है, चाहे बेरोजगारी की बात हो और चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए ताकि बेरोजगारी को दूर किया जाए। जो बातें कल राहुल गांधी ने कही थी उसी उन तमाम बातों को एक तरह से दोहराते हुए नजर आए और उसका जिक्र भी अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में किया। और इससे कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जिस इंडिया गठबंधन को लेकर ये बातें कही जा रही थी कि इसमें दरार पड़ गई है, खासतौर पर दिल्ली के इलेक्शन की अगर हम बात करें कि अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी के साथ नजर आए और वहीं कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। लगातार ये कहा गया कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है और देखिए अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी के बयान पर, चाहे वो अखिलेश यादव हो, टीएमसी के सांसद हो या दूसरे इंडिया गठबंधन के सांसद हो, उनसे रजामंदी दिखाते हुए नजर आए, तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बजट सत्र के दौरान इंडिया गठबंधन और मजबूत होता हुआ नजर आया है। तो वहीं आज अखिलेश यादव ने जिस तरह से सरकार को, योगी आदित्यनाथ को भी और नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने कुंभ को लेकर घेरा है, उससे एक तरह की खलबली मच गई है। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को और कांग्रेस को सनातन विरोधी बताया है। ये कहा है कि इन दोनों में प्रतिस्पर्धा बनी हुई थी कि कैसे प्रतिस्पर्धा बनी हुई है, कंपटीशन है कि कौन ज्यादा बड़ा सनातन विरोधी है। ये दोनों ही पार्टियां चाहती थी कि कोई ना कोई इस तरह का कांड हो जिससे इसकी बदनामी हो। वो घटना को लेकर उन्होंने जिस तरह की बातें कही, जिस तरह के सवाल अखिलेश यादव ने उठाए, कल राहुल गांधी ने उठाए और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाए, उस सब को लेकर योगी आदित्यनाथ ने भी आज अपनी बात को रखा है और सनातन विरोधी बताया है। अखिलेश यादव ने यह कहा कि दावा तो ये किया जा रहा था और ये कहा गया था कि 100 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। अगर मेरी बात ये गलत है कि 100 करोड़ की व्यवस्था की बात नहीं कही थी तो मैं अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। तो आज अखिलेश यादव इतना आगे बढ़ गए, उन्होंने अपने इस्तीफे तक की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ की व्यवस्था की बात कही गई थी और फिर उसके बाद जिस तरह की भगदड़ मची और जिस तरह से सरकार का रवैया देखने के लिए मिला, उसके बाद लोगों के प्रति वो उसको लेकर सवाल अखिलेश यादव ने उठाए हैं। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी, सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ आज कहा है इसको लेकर। समाचार चैनलों पर ये बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। अगर अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य लोग अगर ये नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं इनको एक एक को आपने तो अभी आपने यहाँ पर सुन लिया अखिलेश यादव को। उन्होंने कहा कि अगर 100 करोड़ वाली बात मेरी गलत है तो मैं यहाँ अभी इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। वहीं भारतीय जनता पार्टी कितनी सेंसिटिव है, कुंभ में जो हुआ, जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जो लोगों के अपने उनसे हमेशा के लिए छूट गए और अभी भी न जाने कितने लोग हैं जो अपनों को तलाश रहे हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टियां, विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं कि आंकड़े छिपाए जा रहे हैं।
30 के बाद ये आंकड़ा बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है और कल तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हजारों लोग, और कहा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं और ये बात अगर ठीक नहीं है तो आंकड़े सरकार पेश कर दे, वो सही आंकड़े लोगों के सामने पेश करे। और ये भी कहा गया कि जो लोगों की जो लाशें थी उन्हें किस तरह से उठाया गया, ट्रकों में डाला गया, कपड़े उस तरह से ट्रकों में डाले गए, यानी कि सरकार की इनसेंसिटिविटी जो है उसको लेकर सवाल अखिलेश यादव ने और कांग्रेस ने दोनों ने ही उठाए हैं। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि किस तरह से पहले संजय निषाद और अब आज हेमा मालिनी ने क्या कुछ कहा है इसको लेकर। आप सुनिए और सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके साथ जो गठबंधन में लोग हैं, महाकुंभ में मारे गए लोगों के बारे में और उस घटना के बारे में उनकी सोच क्या है, कितने निचले स्तर की है, सुनिए आप जरा। हम कुंभ में गए थे, वी हैड अ वेरी नाइस पार्ट, बहुत अच्छा सब कुछ हुआ, बट इतना बड़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ था लेकिन मुझे ज्यादा एग्जैजरेट किया जा रहा है। जो प्रबंधन है, जिस तरीके से भीड़ है दुनिया में, शायद इतना बड़ा प्रबंधन, इतनी बड़ी भीड़ दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। तो जहाँ इतना बड़ा प्रबंधन और इतना बड़ा भीड़ होती है तो छोटी मोटी कहीं न कहीं घटना हो जाती है। तो छोटी मोटी घटनाएं हो जाती है, कहना है संजय निषाद का। हालांकि बाद में उन्होंने इसको लेकर माफी मांग ली थी, लेकिन हेमा मालिनी ने आज ये कहा है, सुनिए आप जरा। वो कह रही हैं कि एग्जैजरेट किया जा रहा है। वो लोग जो अभी भी अपनों को ढूंढ रहे हैं और जो आंकड़ा लगातार छिपाया जा रहा है, जो अलग अलग टीवी रिपोर्ट्स नेशनल इंटरनेशनल जो हैं वो लगातार जो बता रही हैं, एक नहीं दो जगह भगदड़ मची, इसकी बात जो लगातार कही जा रही है, उन रिपोर्ट्स को जिस तरह से छिपाया जा रहा है, जिस तरह से मीडिया के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है, ये भी आज अखिलेश यादव ने कहा। तो वो सब कुछ कई तरह के सवाल उठाता है। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं लगातार, क्योंकि मिल्कीपुर में भी आपको पता है कि चुनाव उपचुनाव वहां पर हैं और कल वहां पर भी वोटिंग होनी है। दिल्ली में भी कल वोटिंग होगी और जिस तरह से 12 लाख की जो रिबेट दी गई है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री किस तरह के दावे कर रहे हैं वो भी आपने सुना होगा। और संसद में जिस तरह से सरकार पूरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है, चाहे राहुल गांधी का कल शानदार भाषण हो और आज चाहे अखिलेश यादव का हो और दूसरे सांसदों के जरिए जो बयान दिए जा रहे हैं, सरकार के अब समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कहें। तो योगी आदित्यनाथ ने, जाहिर सी बात है, वो देशद्रोही बताते हैं भारतीय जनता पार्टी, बाकी जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उनको सनातन विरोधी बताते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि देश और धर्म का ठेका सिर्फ उनके पास है और वही धर्म के असली रक्षक हैं। और ये इसीलिए कहा जा रहा है कि इस पूरे धार्मिक आयोजन को किस तरह से राजनीतिक बना दिया गया है, इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। चर्चा की हम शुरुआत करते हैं कि आखिर जो सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं वो सवाल का जवाब कभी मिलेगा। कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई कुंभ में, क्या इसका जवाब कभी मिलेगा, जो सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है। और अभी हमारे साथ राकेश अचल जी है, सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ जुड़ गए। अब से कुछ देर में ओमकारेश्वर पांडे जी भी मेरे साथ जुड़ेंगे। राकेश जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरा सवाल आपसे ये कि जो अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, जो उन्होंने बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं, और कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो सवाल उठाए थे और राहुल गांधी ने जो बातें कही थी, उस सब को कैसे देखा जाए। अब योगी आदित्यनाथ कांग्रेस को और अखिलेश यादव को सनातन विरोधी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा है इन दोनों में कि कौन ज्यादा बड़ा सनातन विरोधी है। यानी कि अगर आप सरकार पर सवाल उठाएं, उन्होंने जिस तरह की बदइंतजामी वहां देखने के लिए मिली, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, तो आप इसको सीधा धर्म से जोड़ दें और सनातन विरोधी बता दें। ये तो बहुत ही आसान है और इसी तरह का कार्ड हमेशा बीजेपी खेलती आई है। धन्यवाद बुशरा जी। देखिए, अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद के दोनों सदनों में बहस चल रही है और वो बहस में सुन रहा हूँ, पूरा देश सुन रहा है। तो इस बहस पर जिस तरह से इंडिया गठबंधन के जो सदस्य हैं और उनके जो सांसद हैं वो सरकार पर हमलावर हैं, जिस ढंग से सवालों की बौछार कर रहे हैं, उससे पहली बात तो ये साबित हो गया है कि इंडिया गठबंधन के बारे में, उसके भविष्य के बारे में जो लोग सोच रहे थे, जो खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी, वैसा नहीं है। ये गठबंधन अभी बिखरा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इन जो ढेर सारे सवाल उठाए गए हैं अभिभाषण के दौरान, जो उपलब्धियां गिनाई गई,
उनको लेकर के, तो उसका कोई उत्तर आप हासिल कर पाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। कारण ये है कि अभी देखिए आज शाम को 5 बजे हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री इस अभिभाषण पर हो रही बहस का जवाब दें, तब वो शायद कुछ सवालों के जवाब दें, लेकिन मुझे लगता है कि सवालों के जवाब में सवाल ही उठेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हम लगातार हर सत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का सत्ता पक्ष की ओर से और दूसरे सदस्यों के भाषणों को सुनते रहे हैं। तो उससे शायद जाहिर है कि हमारी जो मौजूदा सरकार है वो किसी भी सवाल का और किसी के भी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं रही है। ये तो संसद है, जनता चुनी हुई संसद है, जो बाहर जन संसद है उसमें भी तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं जो राष्ट्रपति अभिभाषण के मुद्दे हैं, उनसे इतर भी और उनसे जुड़े हुए भी। अब बात आज जो बात आपने कही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के भाषण की, उसमें कुंभ को लेकर के, कुंभ में जो हादसा हुआ उसको लेकर के, हादसे के पहले और हादसे के बाद सरकार का जो रवैया उसको लेकर के जो सवाल उठाए गए हैं उसके जवाब हमेशा अनुत्तरित रहेंगे, ये मानकर आप चलिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख तो एक छोटा तो क्या राजनीतिक दल के नेता हैं। आप देखेंगे इस समय हिंदुस्तान में जो धर्म के, खासतौर पर सनातन धर्म के प्रमुख 4 शंकराचार्य होते हैं, उनमें से एक शंकराचार्य हैं द्वारका पीठ के अभी मुक्तेश्वरानंद जी। उन्होंने भी कमोबेश यही सवाल उठाए जो कि संसद के भीतर अखिलेश यादव या उनके दूसरे सहयोगी उठा रहे हैं। तो क्या उनके सवालों का उत्तर कहीं से आया? उल्टे ये हुआ है कि उन्हें भी अब राष्ट्रद्रोही घोषित करने की कोशिश की जा रही है। एक ट्रोल आदमी है बाकायदा, जो हमारे सोशल मीडिया के तमाम सारे माध्यम है, उनमर स्वामी मुक्तेश्वरानंद को राष्ट्रद्रोही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही हाल संसद में होगा। संसद में जो भी सज्जन हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, चाहे आरजेडी के हों, चाहे वो निर्दलीय लक्षद्वीप के हों, चाहे कि वो लद्दाख के सांसद हों, जो भी सरकार से प्रश्न करेगा उसे प्रश्नों के जवाब के उत्तर में प्रश्न ही मिलेंगे, उल्टे आक्षेप मिलेंगे। उनसे कहा जाएगा कि आप राष्ट्रद्रोही बात कर रहे हैं, आप सनातन विरोधी बात कर रहे हैं, आप बद इंतजामी की बात कर ही नहीं सकते। उनकी उपलब्धियों के बारे में उसके खिलाफ जाके आप कोई बात कर ही नहीं सकते। आंकड़े अभी अब तो जमाना चूंकि तकनीक का है, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण को किस तरह से उसको नीचे स्तर तक ले जाया गया, इसके आंकड़े आ गए हैं, तो सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राष्ट्रपति को 800 से ज्यादा बार सरकार मेरी सरकार कहना पड़ा। नहीं तो सामान्य तौर पर यह होता था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में वो कहते हैं कि सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया। तो ये सरकार आत्ममुग्ध सरकार है, ये प्रश्नाकुल समाज का सम्मान नहीं करती है, चाहे प्रश्न करने वाला आम आदमी हो, चाहे वो धर्माचार्य हो, चाहे वो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो, तो प्रश्नों का सामना उसे करना नहीं है और वो डरी हुई सरकार है। गठबंधन देखिए, इंडिया गठबंधन के बिखराव को लेकर के पिछले दिनों में महाराष्ट्र के खासतौर पर विधानसभा चुनाव के बाद बहुत सी बातें चली और ऐसा लग भी रहा था, कभी ममता बनर्जी जी ने कुछ बोला, कभी अखिलेश यादव ने कुछ बोला दिल्ली विधानसभा उपचुनाव के बारे में लेकर के। लेकिन अभी जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो बहस चल रही है, ताजा बहस, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं उसके 5 मिनट पहले भी हम उसी बहस को सुन रहे थे, उससे जाहिर है कि इंडिया गठबंधन में कोई बिखराव नहीं है। देश के जो मुद्दे हैं उन पर सब एकजुट होकर के बोल रहे हैं। सदन के बाहर भले ही आपको लगता हो कि इंडिया गठबंधन बिखर गया है, लेकिन गठबंधन के 37 में से जितने भी सदस्यों को अभी बोलने का मौका मिला है, मैं देख रहा हूं कि सबके सुर एक से हैं, सबका निशाना एक है। सब सरकार की बदइंतजामी, सरकार द्वारा फैलाई जा रही नफरत और अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के बारे में सवाल कर रहे हैं। तो इन सवालों के जवाब ठीक है संसद के भीतर नहीं मिलेंगे, लेकिन संसद के बाहर तो ये सवालों के जवाब देना पड़ेंगे, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान का समाज है, उसने तमाम सारी राजनीतिक व्यवस्थाएं देखी हैं पिछले 1000 साल में, और आजादी के बाद भी देखी है, आपातकाल भी देखा है, लेकिन प्रश्नों के जवाब उसे चाहिए। अगर ये प्रश्नों के जवाब नहीं मिलेंगे तो आप तय मानिए कि हमारे जो जन संघर्ष की दिशा है वो अब नया मोड़ लेगी और उसका सामना करना किसी भी सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होगा। जी
जी, बिल्कुल। ज़ाहिर-सी बात है और ये इन साढ़े 10 सालों में लगभग देश की जनता ने और हम जैसे पत्रकारों ने देख ही लिया है कि कितने सवालों के किस तरह से जवाब मिलते हैं। ओमकारेश्वर जी जुड़ गए हैं। ओमकारेश्वर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सवाल मेरा आपसे ये कि कल राहुल गांधी को आपने सुना होगा, आज अखिलेश यादव बोल रहे हैं। ये बड़े चेहरे हैं इसलिए इनकी बात हो रही है। बाकी तमाम सांसद भी लगातार अपनी बात को रख ही रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो धन्यवाद प्रस्ताव, इस पे जो चर्चा हो रही है। आज अखिलेश यादव ने जहां राहुल गांधी के सुर में सुर एक तरह से मिलाया, चाहे जातिगत जनगणना हो, चीन का मामला हो, और उसके अलावा उन्होंने कुंभ को लेकर जिस तरह के गंभीर सवाल उठाए हैं, अब उनको सनातन विरोधी कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और कह रहे हैं कि लोग तो चाहते ही थे कि ऐसा कुछ हो और ऐसा हो गया, लेकिन इसको हेमा मालिनी कह रही है कि एग्जैजरेट करके बताया जा रहा है। ये यानी कि वो उसको एक छोटी मोटी घटना के तौर पर बताने की कोशिश कर रही हैं। क्या आपको लग रहा है जो सवाल विपक्ष उठा रहा है, लगातार जिस तरह से सरकार को हर फ्रंट पर घेर रहा है, और कल तो राहुल गांधी ने एक तरह से देश के सामने एक फ्यूचरिस्टिक जो विजन है उसकी एक रूपरेखा पेश की, इसका कोई जवाब मिलेगा? या फिर आपको लगता है जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो वही नेहरू को कटघरे में खड़ा करेंगे, इंदिरा गांधी की बात करेंगे, यूपीए को कटघरे में खड़ा करेंगे और राहुल गांधी का मजाक उड़ाएंगे? कल से आज तक पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, राज्यसभा में और लोकसभा में हमने नेताओं के बयानात सुने। हम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात को रिपीट करना चाहते हैं, जब उन्होंने कहा कि हम उन हजारों श्रद्धालुओं को जिनका देहांत हो गया, भगदड़ में मौतें हो गई, उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और उन्होंने बार बार रिपीट किया, और यहां तक कि सभापति महोदय को भी, उपराष्ट्रपति महोदय को भी बार बार वो शब्द रिपीट करने पड़े, हजारों मौतें हो गई। उन्होंने कहा, जब सत्ता पक्ष के लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने कहा कि नहीं है तो आप आंकड़े रखिए, कितने लोग मरे हैं, कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोग लापता हैं, उनके आंकड़े रखिए। तो बात ऐसी है कि वो छुपाई नहीं जा सकती है। आप जब जेसीबी मशीनों से उनके कपड़े और वो चीजें उठा रहे हैं और दसियों बड़े बड़े ट्रालों में भर के वो उसको डिस्पोज किया गया है, तो वो 10-20 लोगों के कपड़े, 10-20-50 लोगों की ये चीजें हों, सामान हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो सच को छुपाया जा रहा है। इसको बड़े जोरदार तरीके से राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उठाया और बार बार सभापति उसको रिपीट कर रहे थे, और लोकसभा में राहुल गांधी ने और आज अखिलेश यादव ने भी उस चीज को उठाया है। तो सबसे पहले इस बात को देखना चाहिए। और दो मांगे हैं, एक तो उन्होंने जेपीसी गठित करने की मांग की, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। अगर आप ठीक हैं, साफ हैं, अगर आप समझते हैं कि नहीं, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री पार्टी गठित कर दीजिए, उससे दूध का दूध साफ हो जाएगा। दूसरा, अखिलेश यादव ने एक और मांग रखी कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, इस पर चर्चा हो, बातचीत हो, सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात। मुझे लगता है कि सरकार को ये दोनों मांगें स्वीकार करनी चाहिए। देश में विश्वास पैदा करने के लिए ये जरूरी है। राहुल गांधी का जो भाषण था, मुझे लगता है कि वो एक तरह से इतना मैच्योर भाषण इससे पहले मैंने नहीं सुना। कि बड़े साफगोई से उन्होंने ये कहा कि जहां भी, जिस जगह हमारी कांग्रेस सरकार नाकाम रही, मान लीजिए कि यूपीए सरकार बेरोजगारी के अवसर पर आप नाकाम रहे, इतनी साफगोई से, इतनी ईमानदारी से भाषण सत्ता पक्ष के लोगों से मैंने कभी नहीं सुना। और मुझे तो लगता है कि आधा से ज्यादा भाषण संसद के लोगों को, कितने लोगों को समझ में आया होगा, मुझे तो आश्चर्य है। जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो बात कर रहे थे, एआई की, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारे यहाँ बच्चे माँ को आई कहते हैं, तो उनका तात्पर्य एआई से आई है। फिर वो एक दफा और कहते हैं कि एआई का मतलब अमेरिका, इंडिया। जिस देश के प्रधानमंत्री की ये समझ हो, आप मजाक कर रहे हैं क्या? आप टेक्नोलॉजी से मजाक कर रहे हैं क्या? क्या आपको वास्तव में समझ नहीं है? मोबाइल चला लेना, लैपटॉप चला लेना इज नॉट इनफ। आप देश कहां चला जा रहा है, जो सवाल उन्होंने उठाए हैं, और एआई से शुरू करके तमाम चीजों पर, एक एक करके मुद्दों पर, मैं एआई की ही जरा बात कर लूं। आज गूगल ने जो विलो चिप इन्वेंट किया है, क्वांटम चिप जिसको कहते हैं, उसकी क्षमता इतनी है कि आज का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड का कोई फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, जो 10 सेप्टिलियन ईयर्स, 10 खरब वर्ष में जितनी गणना कर सकता है, वो गूगल का विलो चिप जो आज बना है, वो 5 मिनट में गणना कर सकता है। आप कहां हैं महाराज?
आप कहां हैं? आप अमेरिका के शोध का बजट देखिए, उसके एआई पर उसके बजट को देखिए, आप चाइना के बजट को देखिए, और आपका बजट क्या है? आपका जितना बजट है उसमें से 30-40% जो है वो स्पेंड नहीं हो पाता। आप जिस तरह से उन चीजों को वो करते हैं, तो हमारी मेरी बातचीत एक HCL कंपनी के बहुत ही सीनियर अधिकारी से हुई थी। उन्होंने बड़े दुखपूर्वक कहा कि पांडे जी, अगर हम 1-2 साल और पिछड़ गए तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, दुनिया इतनी तेजी से आगे जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अपने देश में इस चीज को समझा नहीं जा रहा है। राहुल गांधी उस चीज को समझ रहे हैं और बोल रहे हैं। आपको याद होगा कि इस देश में कंप्यूटराइजेशन उनके पिता राजीव गांधी ने शुरू किया था। जिस समय राजीव गांधी कंप्यूटर लेके आए थे तो उनकी आलोचना हो रही थी। आज उसी ने काफी हद तक हमारे फ्यूचर को, हमारे युवाओं को बचा रखा है। तो राहुल गांधी उस बात की चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी जब चीन की चर्चा कर रहे हैं तो बड़े ईमानदारी से वो करते हैं कि हाँ साहब, अगर पहले कुछ हुआ है तो आज जो हुआ है आप उसको बचाएंगे ना। आप तो 56 इंच के सीने की बात कर रहे थे, आप उसको बचाने तो छोड़िए, आप सच बोलना नहीं चाहते हैं। देश को सच्चाई तो बताएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि ये ऐसा मुद्दा है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है, किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, किसी एक सरकार का मुद्दा नहीं है। ये देश की सुरक्षा का प्रश्न है। इस पर ऑल पार्टी मीटिंग बुला के उसको क्लैरिफाई किया जाना चाहिए था। तो ऐसे जो मसले हैं उन्होंने उसको जोड़ा कि आज चाइना जो घुस के आया है यहां पर, वो इसलिए आया कि आप मेक इन इंडिया में सक्सेस नहीं हो पाए। क्या इसका मतलब भी वो समझ पाते हैं? मेक इन इंडिया एक अच्छा प्लान, जिसको राहुल गांधी ने कहा कि एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन इंप्लीमेंट क्या हुआ? उस मेक इन इंडिया के नाम पे आपने जो नई बाइलेटरल ट्रीटीज थी, वो 75 से ज्यादा देशों से आपने वो बाइलेटरल ट्रीटी खत्म कर दी। इसकी वजह से आज आपके देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI नहीं आ रहा है, बुरा हाल हो रखा है। जो FDI की स्थिति मनमोहन सिंह सरकार में 4 गुना से ज्यादा बढ़ी थी, आपकी सरकार में 2 गुनी तक नहीं पहुंच पाई है। तो आप जो हर चीज में, आपको GDP के आंकड़े ये लोग बताते हैं, 25 लाख का, मात्र 25 लाख करोड़ का GDP मनमोहन सिंह सरकार को मिला था। और जब 2014-15 में वो छोड़े थे, 13-14 में, तो 112 लाख करोड़ के GDP छोड़ के गए थे। यानी कि 4 गुना से ज्यादा, 4.5 पौने 5 गुना वो छोड़ के गए थे। आपने कितना बढ़ाया उसको? पौने 3 गुना भी, 3 गुना ढंग से नहीं बढ़ा पाए। आपने कब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करी थी, आज कहां पहुंचा है हमारी इकोनॉमी? तो जिस तरह से, और आप अनाप शनाप खर्चों में आपका बड़ा शौक है। आप एक तरफ तो खर्चे काटेंगे सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के कि ये मत करो वो मत करो, और आप 90 लाख दिए जलाते समय बड़े शानो शौकत के साथ आप 8,000 करोड़ का विमान खरीदेंगे, 20,000 करोड़ का आप पार्लियामेंट बनाने लग जाएंगे। यशोभूमि और भारत मंडपम, कोई गया है भारत मंडपम? भारत मंडपम में एक दिन का वाईफाई का खर्चा कितना है, ये जरा पता कर लीजिए तो पता चल जाएगा कि वो आम आदमी के लिए बना है या बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए बना है। तो आप जो काम कर, इसीलिए आप पे आरोप लगता है ना कि आप सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए काम कर रहे हैं, बड़े लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आम लोगों के लिए क्या किया है आपने? जो योजनाएं थी पहले की, उसमें भी आप कटौती कर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है, अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड का इश्यू आया, उस पर आप खामोशी छा गई। आपके जितने मुद्दे थे, आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, सारे भ्रष्टाचारियों को अपने आप में शामिल कर लिया। आपने परिवारवाद का मसला उठाया, सारे परिवारवादी बीजेपी और एनडीए में भरे पड़े हैं, सबको टिकटें मिल रही हैं, सब जो है उस पर लगातार काम कर रहे हैं। और जो नब्ज दबाया है इन्होंने, राहुल गांधी ने हाउस में ये कह के कि भाई हमारे विदेश मंत्री जाके वहां बैठे कि भाई इन्विटेशन आ जाए अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का। कैसी बात है ये? कैसी बात? पूरी दुनिया के अखबारों में छप रहा है और आपको पता नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप इसका प्रमाण दीजिए, सबूत दीजिए। पूरे वर्ल्ड को पता है और आपको पता नहीं है। सब लोग जानते हैं कि वहां क्या हो रहा है। विदेश नीति के मसले पे हम लोग बुरी तरह फेल हुए हैं, अनेक मसलों पर। आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो बांग्लादेश, जिसको क्रिएट किया भारत ने, भारत उसकी जननी है बांग्लादेश का एक तरह से, उस बांग्लादेश से आपने खामखा इतने रिश्ते बिगाड़ लिए हैं कि उसने अपना तिस्ता प्रोजेक्ट चाइना को दे दिया। इधर डोकलाम में वो बैठा हुआ है जो 125 किलोमीटर की दूरी पे है चिकन नेक से, सिलीगुड़ी से, और उधर से तिस्ता प्रोजेक्ट। तो उसने दोनों तरीके से, दोनों तरफ से हमारे गर्दन पे आके बैठ गया है। ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा है। उसी तरह कनाडा, जो कि भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक, मदर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम माना जाता है,
जहांगीर भाभा को फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहते हैं, तो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर देने वाला कनाडा था, उसके साथ खामखा रिश्ते हमने बिगाड़। जो बातें डिप्लोमेटिक लेवल पे शांति के साथ बैकडोर से सुलझ जानी चाहिए थी, वो इस तरह से हवा में आई कि पूरी दुनिया में छीछा लेदर हो रही है। तो जो डिप्लोमेटिक वो है, उसी तरह आप देख लीजिए कि हमारा जो कर्ज का वो है, फॉरेन डेट है देश के ऊपर, वो 55 लाख करोड़ था, जो 70 सालों में 55 लाख करोड़ पहुंचा, आज आपने 10 सालों में उसको पहुंचा दिया, 200 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। तो ये हर जगह पर। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको इंटेलिजेंसिया पसंद नहीं है, आपको इंटेलिजेंस मीडिया पसंद नहीं है, क्योंकि वो समय पे आपको अलर्ट कर सकता है। आप अलर्ट हो जाते तो आप समय पे सुधार सकते हैं, लेकिन आपको मीडिया पसंद है ही नहीं, आपको इंटेलिजेंसिया पसंद नहीं है, आपको लोग पसंद नहीं है। आप एक तरफा फैसला करते, जो फैसला करते हैं वो बाउंस हो जाते हैं। आप 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट अगर नोटबंदी करते हैं और 2000 रुपए उस पर लागू करते हैं और फिर उसको भी आपको बंद करना पड़ता है। ये कैसा है, ये किस तरह की व्यवस्था है? मुझे लगता है राहुल गांधी ने एक एक करके, एक आखिरी बात, उन्होंने जो बहुत हिम्मत के साथ चुनाव आयोग को जो एक्सपोज किया है पार्लियामेंट में कि भाई 70 लाख का वोट कैसे बढ़ गया, कैसे एक का उन्होंने वहां पे शिरडी के उस जगह की जो चर्चा की कि एक ही बिल्डिंग में 7000 वोट बढ़ गए। ये क्या है? ये लोग तो इसका कोई जवाब देगा कि कैसे, क्या वाकई ऐसे आंकड़े बढ़े हैं? जितने 5 साल में नहीं बढ़े उतने 5 महीने में बढ़ गए हैं। तो क्या खेल हो रहा है? ये पूरा देश आज समझने लगा है। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी ने सरकार को बुरी तरह से बेनकाब किया है। अब भी सरकार को मौका है कि वो ईमानदारी का रास्ता पकड़े, जहां गलतियां हुई हैं उसको स्वीकार करे, सभी दलों के साथ बातचीत करके राष्ट्रीय मसलों पर उसका हल निकाले और वो निकाले। इस समय वो सरकार में है तो ये उन्हीं की जिम्मेवारियां हैं। झूठ से काम नहीं चलेगा। उसी तरह से अखिलेश यादव के भाषण को मैं मानता हूं इतने संतुलित तरीके से और इतने धारदार तरीके से बेनकाब किया है उन्होंने सरकार को, और बहुत शांति से सारी बातें रखी हैं। मैं अखिलेश यादव को वन ऑफ द ब्राइटेस्ट लीडर मानता हूं राहुल गांधी के बाद, जो इस देश में उभर रहे, और वो इरिटेट नहीं होते। आप अखिलेश यादव को देखिएगा, बड़े कूल तरीके से वो अपनी बातें करते हैं, बड़े शांति से, और कोई बात छोड़ते भी नहीं। आप 2013 के कुंभ का मजाक उड़ा रहे थे, आप आजम खान को कुंभ देने का मजाक उड़ा रहे थे। उस आजम खान के समय में पूरे मेला क्षेत्र में एक घटना नहीं घटी। आपके पास 2 बार आग लगी और अब आंकड़े आ रहे हैं कि 6 भगदड़ की घटनाएं हुई, और आंकड़े आप छुपा रहे हैं कि कितने सारे लोग मरे और कितने। अब छुपाए नहीं छुपती है। कहां गए आपके 2700 कैमरे? उन कैमरे के वीडियोस क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं आप? आपने कहा था एआई इनेबल्ड डिजिटल कुंभ बनाया है आपने। कहां है डिजिटल कुंभ जिसमें एक एक मिनट की खबर होनी चाहिए थी? और आपका पुलिस प्रशासन वहां पर दरिंदगी के साथ पेश आ रहा था। हेल्प करने के बजाय लोगों पे डंडे आप बरसा रहे थे। आप लोगों की मदद करनी चाहिए, जिस हेलीकॉप्टर से लाशें और घायलों को उठाना चाहिए उस हेलीकॉप्टर से आप फूल बरसा रहे थे वहां पे। ये है तमाशा आपका। और हिंदुत्व से जुड़ा हुआ कोई एक संगठन वहां नजर नहीं आया ग्राउंड पे उनकी मदद करने के लिए। और ये गंगा जमुनी तहजीब की सबसे बड़ी मिसाल है कि उसी प्रयागराज, उसी इलाहाबाद के मुसलमानों ने आपके हिंदुओं को, तमाम लोगों को अपने घरों में रखा, उनको टट्टी पे खाना कराया, उनको खाने पीने को दिया, उनको सोने की जगह दी। आप उस देश के हिंद गंगा जमुनी तहजीब के साथ आप रोज खिलवाड़ करते हैं। बंटोगे तो कटोगे का नारा देते हैं, जानते हुए भी कि यही वो प्रयागराज है जिसमें गंगा और यमुना की धाराएं आके मिलती हैं, और यही इस देश की खूबसूरती है। और उसी चीज को आप नकारते रहे। इसको एक्सपोज कर दिया है, प्रकृति ने एक्सपोज कर दिया है। अब आप इसको छुपा नहीं सकते। बेहतर यह है कि ईमानदारी से इसकी जिम्मेवारी ले, जो लोग जिम्मेवार हैं उस पर कार्रवाई करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिम्मेवारी लेते हैं तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरह से आजम खान ने रेलवे प्लेटफॉर्म पे हुई घटना के लिए इस्तीफा दिया था। मेला क्षेत्र में घटना नहीं हुई थी। जो 33 लोग मरे थे वो रेलवे क्षेत्र में, वो भी रेलवे की गलती से। प्लेटफॉर्म, इस नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आने वाली है, 2 मिनट पहले कह दिया
कि उस प्लेटफॉर्म पे आ रहे लोग भाग के वहां जाने लगे, उसके बाद पुलिस लाठीचार्ज किया गया, उस भगदड़ में रेलिंग टूटी और उसके बाद दुर्घटना हुई। तो आपको देखना चाहिए कि ये प्रचार नहीं, जो सोशल मीडिया पे जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, लोगों की चीख पुकार वायरल हो रही है, ऐसा तो हमने देखा नहीं। ऐसा तो हमने इससे पहले कभी इतने सारे कुंभ हुए कभी नहीं देखा। और जो तस्वीर, जो मैप जो जारी हुआ है और वायरल हो रहा है, उसमें आधा से ज्यादा एरिया आपने वीआईपी लोगों के लिए बुक कर रखा है और मात्र आधे से कम में आपने सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों के लोगों को, यात्रियों, श्रद्धालुओं के लिए मात्र वो नैरो आपने छोड़ा। आपने 18-18 पैंटून पुल बनाए और उसको बंद कर दिया। क्या यूज था, क्या व्यवस्था थी? पूरी तरह सरकार विफल रही है और इसको राहुल गांधी ने भी और अखिलेश यादव ने भी बाकायदा संसद में पूरी तरह से एक्सपोज किया है। मुझे लगता है कि सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। जी, लग नहीं रहा है इस सरकार किसी तरह का कोई संज्ञान लेगी राकेश जी, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो योगी आदित्यनाथ सनातन विरोधी उनको बता रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि षड्यंत्र की बात वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये लोग चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। तो इस सरकार से जवाब की तो कोई उम्मीद है नहीं, लेकिन जनता को तो ये नजर आ रहा है कि किस तरह से विपक्ष उनसे जुड़े तमाम मुद्दे संसद में भी और संसद के बाहर भी उठा रहा है। हालांकि इसका फैसला चुनाव की जीत हार से भी होता है और भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है, चाहे हरियाणा का चुनाव उसने जीता हो, महाराष्ट्र का चुनाव उसने जीता हो या उससे पहले उसके चुनाव जीते हों, तो उसको ये लग रहा है कि चुनावी जीत तो उसे हासिल हो ही रही है, चाहे वो किसी और तरीके से इसको हथिया रही हो, जिसकी बात राहुल गांधी ने की पार्लियामेंट के अंदर। तो आखिर इन सवालों के जवाब फिर राकेश जी जनता को कैसे मिलेंगे? क्योंकि कोविड की अगर हम बात करें तब आंकड़े छिपाए जाते हैं, अब कुंभ की हम बात करें तब आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, नोटबंदी के दौरान जो लोगों की मौत होती है तब आंकड़े छिपाए जाते हैं। यानी कि सरकार जहां जहां फंसती है वहां वहां, चाहे वो चुनाव आयोग हो या सरकार हो, वो आंकड़े छुपाते हैं डिजिटल के इस दौर में, जिसको आपने बड़ा चढ़ा के बताया, जो आज अखिलेश यादव कह रहे थे कि डिजिटल के दौर में आप डिजिट नहीं बता पा रहे हैं। पुष्पा जी देखिए, बात तो यही है जो मैंने शुरू में कहा कि ये सरकार सवालों के जवाब में सवाल करती है, जवाब नहीं देती है। और लेकिन पहला ये सत्र है संसद का जिसमें कि उसे जवाब देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लेकिन मैं बिल्कुल आशान्वित नहीं हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उनमें इतनी नैतिकता बची होगी कि वो जनता की ओर से उठाए गए सवाल, ये सारे सवाल कोई नेताओं के व्यक्तिगत सवाल नहीं है कि राजीव गांधी या राहुल गांधी कुछ जानना चाहते हैं या अखिलेश यादव जानना चाहते हैं या राज्यसभा में हमारे मनोज यादव जानना चाहते हैं। ये जनता जानना चाहती है, जनता के सवालों के जवाब देना चाहिए। लेकिन हठधर्मिता की हद होती है। आपने पिछले कितने बजट सत्र देखे होंगे या और दूसरे साधारण सत्र देखे होंगे, उनमें कभी भी सरकार की ओर से जवाब नहीं आते। उनके जवाब के बदले, सवालों के बदले में सवाल आते हैं कि अरे ये ऐसा हुआ था, तो नेहरू जी के टाइम में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी के टाइम में क्या हुआ था, राजीव गांधी के टाइम में क्या हुआ था। अरे भाई, वो जो हुआ था वो हो चुका है, सबको मालूम है। अब 10 साल हो चुके, आपके कार्यकाल को आप तीसरे कार्यकाल में आ चुके हैं। अब आप अपनी बात करिए, वो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि शुरू में बहस, चूंकि आपने संसद में इंडिया गठबंधन की एकजुटता को लेकर के कही थी, तो मैं वही आता हूं कि अभी संसद में दोनों सदनों में इंडिया गठबंधन से जुड़े जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो 2 सदस्य वाला दल हो, चाहे वो 37 सदस्य वाला दल हो, चाहे वो 99 सदस्यों वाला दल हो, सब एक राय में एक से सवाल कर रहे हैं। कुंभ भी एक, उसमें एक बड़ा सवाल है, लेकिन बेरोजगारी का सवाल है, जाति जनगणना का सवाल है, देश में जो हमारा सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है उसका सवाल है। दुनिया में हम जिस ढंग से अभी पांडे जी ने जिक्र किया कि हम हर क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं, हम चीन के दबाव में आ रहे हैं, हमारे पास मतलब हम अनुसंधान में पीछे, हम विज्ञान में पीछे, और तो और हम अपनी जमीनों पर उनसे जो उन्होंने कब्जा कर दिया है उनमें कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। हमारे पास जो संविधान की सुरक्षा के सवाल उठाए जा रहे हैं उनके बारे में कोई जवाब नहीं है। तो ऐसे ही स्थिति में ये सरकार बेशर्मी के साथ, आप देखेंगे फिर 5 बजे खड़ी हो दिखाई देगी इस देश को, एक सवाल का जवाब नहीं देगी। और ये बेशर्मी ही सरकार की संसद में और संसद के बाहर इंडिया गठबंधन को फिर एक बार
नई मजबूती प्रदान करेगी। आप देखिए, हमारे कहावत है गांव में कि कौओं के कोसने से ढोर नहीं मर जाते। तो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी गठबंधन लगातार ये प्रचार कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन तो गया, बिखर गया, तो सब इधर उधर हो गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी अलग दिख रहे हैं, लेकिन संसद में जिस ढंग से जनता के मुद्दों को लेकर के, देशी और विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के पूरा प्रतिपक्ष एकजुट है, उससे जाहिर हो रहा है कि राहुल गांधी की के नेतृत्व को लेकर विपक्ष में कोई संभ्रम नहीं है, और जनता के सवालों को लेकर के पूरा विपक्ष भविष्य में भी जैसे सदन के भीतर एकजुट है, वैसे सदन के बाहर भी एकजुट होगा। ये मजबूरी कांग्रेस की नहीं है, ये मजबूरी कांग्रेस के इतर जितने भी दल हैं, 36 दल और है, उन सबकी है, उनके वजूद की है कि अगर वो जनता के सवालों को लेकर राहुल गांधी के पीछे खड़े नहीं होंगे, एकजुटता नहीं दिखाएंगे, तो अभी तो अच्छे दिन आए नहीं, बुरे दिनों में हम चल रहे हैं। इससे भी ज्यादा बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आंकड़े की बात होती है। मैं तो आंकड़े ज्यादा जानता नहीं हूँ, गणित का छात्र नहीं हूँ, लेकिन जहां तक मैंने सुना है कि अगर ये सरकार 2029 तक बनी रही लगातार, तो आज जो विदेशी कर्ज का जो स्थिति है हमारा, वो हो जाएगी कि 2028 में भारत की कुल जो जीडीपी होगी उसका पूरा 100% हिस्सा, पूरी जो आमदनी होगी वो हम कर्ज में अदा करने में खर्च कर देंगे। देश में विकास के लिए, देश में स्वास्थ्य के लिए, देश में शिक्षा के लिए हमारे पास कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि उन 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने की क्षमता भी इस सरकार की नहीं बचेगी। तो ये वक्त है कि सरकार समझे, लेकिन हमारी जो उम्मीद करने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि सरकार अपने ढंग से चल रही है, उसके कान बंद है, उसकी आंखें बंद है, वो ना कुछ सुनना चाहती है और ना कुछ बताना चाहती है। जी जी, बिल्कुल। और अभी मैं सुन रही थी प्रधानमंत्री दिल्ली के चुनाव में जिस तरह से 12 लाख पे जो रिबेट जो दिया गया है कि 12 लाख अगर आपकी सैलरी है तो आपको रिबेट मिलेगा, यानी कि आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। उसको दिल्ली चुनाव में किस तरह से भुना रहे हैं, और तब भी नेहरू और इंदिरा गांधी की बात करना वो नहीं भूले। और तब भी उन्होंने कहा कि अगर नेहरू की सरकार होती है, इंदिरा गांधी की सरकार होती है और 12 लाख रुपए आप कमा रहे होते तो कैसे आपकी सैलरी आपके पास सिर्फ चौथाई ही रह जाती। ये उन्होंने कहा। और सोचिए कब की बात और कब आप जिक्र कर रहे हैं, तब के 12 लाख और अब के 12 लाख की वैल्यू में कितना जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन हम प्रधानमंत्री से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये मेरा आपसे ओमकारेश्वर जी कि राहुल गांधी ने सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि अमेरिका में जिस तरह से ओथ सेरेमनी को लेकर जो बात उन्होंने कही कि एक बार नहीं कई बार जयशंकर वहां पर जाते हैं और उसके बाद भी प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया जाता है। हमें कहां पर आके एक देश के तौर पर हमें किस तरह से मजबूत हमें होना है ताकि वहां के प्रेसिडेंट खुद आकर यहाँ पर न्योता दें हमारे प्रधानमंत्री को और वो वहां उस ओथ सेरेमनी में जाएं। और रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो भारतीय हैं जो वहां पर रह रहे हैं लीगल तौर पर, उनको जो भेजने का जो पहला जत्था है वो रवाना कर दिया गया है। सेना का विमान उनको लेकर आ रहा है जिसकी तादाद लगभग 18,000 बताई जा रही है कि 18,000 के करीब जो है वहां पर प्रवासी भारतीय जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये जो एक विश्व गुरु की छवि मीडिया के एक धड़े की तरफ से जो बनाई गई लगातार और अमेरिका तक जाकर इसकी कोशिश की गई, क्या आपको लग रहा है उसको भी धराशायी किया है राहुल गांधी ने, जिसको लेकर एक तरह से तिलमिला गई है बीजेपी। और चाइना के मामले पर तो आज राजनाथ सिंह ने कहा कि झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी। तिलमिलाने की बजाय उनको आत्मावलोकन करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि गलती कहां हुई। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं, मनमोहन सिंह के समय, उनकी सरकार के समय जो न्यूक्लियर डील हुआ था 2008 में, जो जसवंत टालबोट वार्ता चलती थी और उसके लंबे दौर के बाद वो न्यूक्लियर डील हो पाया, भारत के लिए वो काफी दशकों बाद एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि 74 के आणविक परीक्षण और अटल जी के वो ऑपरेशन स्माइल बुद्धा जो पोखरण परीक्षण, परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने और पूरी दुनिया के कई देशों ने जो प्रतिबंध लगाए थे, उसके बाद एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की थी मनमोहन सिंह सरकार ने। उस जो आइस को ब्रेक किया था, उसके बाद से आज तक हमें विदेश के मोर्चे पर कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल हो गई?
हमें सिर्फ और सिर्फ रेमिटेंस मिला है। जो हमारे प्रवासी भारतीय लोग हैं उन्होंने रेमिटेंस में हमको दुनिया में जरूर नंबर 1 बनाया है, लेकिन एफडीआई कहाँ है, कौन सा ऐसी नई टेक्निक आ गई, कौन सा नया हमने उपलब्धि, जो राहुल गांधी चर्चा कर रहे थे उसमें बहुत सी बातें तो लोग समझेंगे भी नहीं। आज जो हमारा कंजम्पशन है वो कंजम्पशन की बात कर रहे थे, यानी कि हम गूगल में जो कंजम्पशन देते हैं, अपना डाटा देते हैं, ट्विटर पर, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वो सारा डाटा उनके पास चला जा रहा है, ये कंजम्पशन उनके पास है। हमारा अपना फेसबुक कहां है, हमारा अपना ट्विटर, लिंक्डइन कहां है, ये बात समझने की है, ये बहुत बड़ी बात है। और आजकल ये फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन कोई खेलने की चीज नहीं, ये ऐसी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कई कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था के बराबर अपना वो रखती हैं, जीडीपी के बराबर उनका जो है वो कैपिटल है, उनका उनका कंपनी की वैल्यू है। तो हम उसमें कहां आगे बढ़ रहे हैं, पिछड़ रहे हैं। हम ऐसे तमाम मसलों पे, विदेश नीति का मसला जो है वो एक अच्छे तरीके से तब चलता है जब एक इंडिपेंडेंट, विजनरी, एक स्टेट्समैन जैसा कोई विदेश मंत्री होता है जिसके आधार पर आप काम किया और उसको करने दिया जाता है। सब जगह तो आप अपना इवेंट मैनेजमेंट करवा रहे हैं, यहां जाना है वहां इवेंट मैनेजमेंट करो, वहां जाना है वहां मेरे लिए इवेंट मैनेजमेंट करो। दूसरी, शुरुआत के दिनों में अमेरिका से जो हमारे रिश्ते थे, मनमोहन सिंह की सरकार के बाद भी, इवन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी रिश्ते अच्छे थे ट्रंप के, वो बिगड़े क्यों? इस बात पे गौर करना चाहिए। वो बिगड़े हैं हमारे यहाँ के कुछ रेटोरिक की वजह से, कुछ जो है, जो हम लोगों ने, पार्टी के एक आध प्रवक्ताओं ने भी कहा, दो एक बड़े चैनलों ने भी डीप जो है स्टेट और उसकी चर्चा की। ये डीप स्टेट क्या है? आप अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं और अननेसेसरी चैलेंज कर रहे हैं जिसका कोई बात नहीं है। तो रिश्ते हमने स्वयं बिगाड़े हैं। अभी तो ये एक जत्था आना शुरू हुआ है। आप देखिए कि वहां पर जिस तरह से उन्होंने मैक्सिको में, कनाडा में और यहां तक कि चाइना पर भी जो उन्होंने टैरिफ लगाना शुरू किया है, अगर भारतीय उत्पादों पे भी उस तरह का रिटेलिएटरी टैरिफ, हमारे टैरिफ ऑलरेडी ज्यादा है, वो अगर वो लगाएंगे, और वो बार बार कह चुके हैं कि इंडिया का टैरिफ बहुत ज्यादा है, वी विल नॉट टॉलरेट इट, तो वो लगाएंगे तो फिर हमारे इकोनॉमी की, हमारे ट्रेड की क्या हालत होगी। इन सब मसलों पे जिस तरह सोच समझ के विचार पूर्वक उस पे काम किया जाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं। यही इसी का नतीजा है कि आज जो उसके साथ रिश्ते बिगड़ रहे हैं, लोग वहां से वापस आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि इन सब मसलों पर भी अगर सरकार के पास एक्सपर्ट, भाई उनके समय में अटल जी को, विदेश मंत्री अटल जी को उन्होंने भेजा था ना कि जाओ यूएन में आप करो, उस समय तो वो अटल जी तो विपक्ष के नेता थे। इतनी दरिया दिली थी, इतना बड़ा दिल कांग्रेस के नेताओं का रहा है। आप क्यों नहीं कर सकते कि कांग्रेस में जो अच्छे ब्रेन है उनको लीजिए, उनके साथ बैठिए और कहीं भाई इकोनॉमी में क्या गड़बड़ हो रहा है आप देखो। आप तो कहोगे कि ये फाइनेंस का मसला है, लेकिन हमारा आईएएस चला देगा। आपने एक आईएएस को रिजर्व बैंक का गवर्नर 7 साल तक बनाए रखा। 14.5% तक जीडीपी ग्रोथ रेट गया है मनमोहन सिंह सरकार के समय में, किसी किसी साल में एवरेज 8 से 9% तक गया है, और आप 5.5, 6, 6.5 से ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो सोचना होगा ना कि कहां गलती हो रही है, कौन सी चीज। मंशा आपकी खराब नहीं होगी, आपकी नीति, आपकी नीयत खराब नहीं होगी, लेकिन नीतियां तो आप तय कर रहे हैं। आप किन लोगों के एडवाइस पर चल रहे हैं ये देखना होगा। इसको बड़े शालीन तरीके से, बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से भी राहुल गांधी ने एक्सपोज किया है। मुझे लगता है कि सरकार को अब भी समझ आना चाहिए, और बचे हुए समय में चाहे विदेश नीति का मसला हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला हो, चाहे वो इकोनॉमी का मसला हो, इस पे प्रमुख दलों के साथ, प्रमुख नेताओं के साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए और खुले दिल से इस पे करेक्टिव मेजर्स उठाने चाहिए, मैं ये कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल, इसकी उम्मीद हालांकि ना के बराबर है। ऐसा होगा ये तो बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि जो विपक्ष और सत्ता पक्ष की जो एक तरह की साझेदारी कभी हम देखा करते थे, वो तो अब दुश्मनी में एक तरह से एक अदावत में बदलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, और वो हमने पूरे 10 साढ़े 10 सालों में ये देखा है। तो वो तो नहीं होगा, ये साफ तौर पर दिख रहा है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की ये राजनीति इसी तरह से चलती रहेगी, और आखिर ये कहाँ आकर ठहरेगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री जवाब देंगे, और इससे पहले भी जब हमने देखा है, तो वो
सिर्फ कांग्रेस को कोसते हैं, राहुल गांधी का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं या करते हैं, और उसके साथ साथ इंदिरा गांधी या फिर सबसे ज्यादा नेहरू को वो कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आते हैं। और वही हम वैसा ही कुछ होते हुए देखेंगे, इससे ज्यादा की उम्मीद शायद देश को भी अब नहीं बची है। बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका। और